पार्टी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार क्विकली चेक कर लीजिए ऑडियो वीडियो सही है या नहीं, परफेक्ट है या नहीं, और मैं लाइव हूं या नहीं। हूं लाइव छू, हूं लाइव छू। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्विकली कम एंड ज्वाइन इन एंड देन लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ सीए फाउंडेशन जून 2024 बैच का हमारा ये अमेजिंग क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सलाम। मानव, अमित, निहारिका, नेहल जैन, आयान, अस्मिता, अभिजीत, विवेक मिश्रा जी, क्या बात है। ममता सुतार, श्रेयांश मिश्रा, सिद्धि कालरा, विवेक मिश्रा, कार्तिकेय दुबे, और कौन है भाई, रॉबिन जी, रॉबिन हुड पांडे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरविंद जी गुड इवनिंग। पवन कुमार गुड इवनिंग। अमी पटेल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं, निखिल लहेरी, जानवी मिश्रा, पायल जायसवाल, दुर्गा वर्मा, निर्जा जैन, निजारा जैन, सौम्या पाटिल, आर्यन सैनी गुड इवनिंग, पायल जायसवाल, ऋषि राज गुड इवनिंग, मेताजी कुंभार गुड इवनिंग, भावना जैन, भाविका जैन गुड इवनिंग, लोकेश तलवी गुड इवनिंग, तोयबा गुड इवनिंग, कृष्णा राठी गुड इवनिंग। ऐसा लग रहा है गुड इवनिंग दे नहीं रहा, ऐसा गुड इवनिंग बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बहुत बढ़िया। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है सभी का एकाग्रता के इस अमेजिंग लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 फॉर सीए फाउंडेशन जून 2024 बैच। वेल रियली स्पीकिंग, ये जो सीरीज चल रही है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सिर्फ सीए के लिए नहीं है, ये सभी को मैं बता देना चाहता हूं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सबके लिए होता है, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट। चाहे आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, आप 11th में हैं, आप 12th में, आप बीकॉम में, आप कहीं पे भी है, कहीं पे भी किसी भी पड़ाव पे जिंदगी में अगर आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी तो भाई साहब मैं हूं ना आप लोगों के लिए। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं एकाग्रता एजुसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस एक साथ खत्म किया। बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पास किए। बीकॉम सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन से पहले कुछ दिन पहले मैंने बीकॉम को ड्रॉप कर दिया था, उसके हैं अपने अलग रीजंस एंड यूट्यूब हैज आंसर टू दोस क्वेश्चंस। आई वाज फॉर्मर डायरेक्टर एंड नंबर 1 एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी। Besides being an educator, besides being a chartered accountant, I'm also a vlogger. अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूं, जो स्टॉक स्पीकर हूं और मोटिवेटर हूं। आई टीच सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट, एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोग मुझे देख रहे हैं एकाग्रता के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। अभी ये बैच लास्ट वीक चालू हुआ है। पहले 2 वीक के जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे डेमो फ्री में आने वाले हैं। तो लास्ट वीक के लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री आए हैं, इस वीक के भी लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे के बाद यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं आएंगे। 2 वीक का जो डेमो था वो डेमो पीरियड खत्म हो जाएगा। इफ यू वांट टू कंटिन्यू लर्निंग सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट विच इज गिवन ओवर देयर ऑन द स्क्रीन, ekagrata.co.in, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू अवर सब्सक्रिप्शंस। वेल रियली स्पीकिंग, बिसाइड सब्सक्रिप्शंस में आप लोगों को यहां पर एक चीज और बता देता हूं कि बहुत अमेजिंग तरीके से सीरीज चल रही है, बहुत मजा आ रहा है और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों के पास चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है और वो भी आपको फाइनलाइज करना है 18th तक। लेट मी रिमाइंड यू, आज है 16th ऑफ अक्टूबर, 17th और 18th अक्टूबर तक आपको डिसाइड करना है आप अकाउंट्स किससे पढ़ेंगे, लॉ किससे पढ़ेंगे। उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। तो हमारी टीम जो है वो आपको एक गूगल फॉर्म रोल आउट करेगी 18th को, और वहां पे आप अपना चॉइस सेलेक्ट करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 18th को रात तक अगर आपने अपनी चॉइस हमें कन्वे नहीं की तो जो आप देख रहे हैं, जो आप अलोकेटेड है, बस उसी से आप आगे बढ़ेंगे। वी विल नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ स्विच रिक्वेस्ट फ्रॉम 19th ऑनवर्ड्स। इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गया। इकोनॉमिक्स के लेक्चर चालू होंगे 2 अक्टूबर से। ऑल द टीचर्स आर कीपिंग अनवेल ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस एंड सो मेनी थिंग्स, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा। नोटिस बोर्ड जो सेगमेंट है आपका, नोटिस बोर्ड सेगमेंट में आपके साथ गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा वेडनेसडे को। करेक्ट। मेरी तबीयत ठीक है, चल रही है, गला थोड़ा खराब है, बट ऑल सेट एंड डन, जोश है पूरा। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए। आई डोंट नो यार कहां से कैसे किस तरीके से बच्चे कहीं ना कहीं से नंबर ढाप ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं ना। सो बच्चों ने मेरा नंबर निकाला, काफी सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, फीडबैक के मैसेजेस किए। सबसे पहले दिल से थैंक यू सो मच फॉर दोज अमेजिंग मैसेजेस। और एक रिक्वेस्ट बच्चों ने की है, सर क्योंकि हम 12th के साथ सीए कर रहे हैं तो अभी इनिशियली हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी जो क्लासेस हैं उसको 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे के लिए। मुझे ये रिक्वेस्ट रीजनेबल लगी है और इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करके अभी कुछ दिनों तक, या मैं कहूंगा मोस्ट प्रोबेबली टिल डिसंबर एंड, आई विल कंडक्ट योर क्लासेस फॉर 1.5 hour सो दैट इट डजंट एक्सर्ट एक्सटर्नल प्रेशर टू यू। करेक्ट। 1.5 घंटे की मैं क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूं, उसके बाद में हमारी 2 घंटे की सेशंस चालू हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब ये फ्री ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद।
एक बार आप डिसाइड करोगे ना कौन से टीचर से पढ़ना है, उसके बाद में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिंडर, स्नैपचैट सब कुछ उसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरी जिंदगी में दोस्तों मैं ये 3 सक्सेस मंत्रस पे बिलीव करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। एक बार फटाफट रिकैप देता हूं क्या किया है हमने पिछले हफ्ते में। बहुत सारे नए बच्चे यहां पर ज्वाइन हुए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बस फोकस कीजिएगा और देखिएगा जो चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, करेक्ट। चरण अकुला जी, ऐप पर बिल्कुल क्लास आ रही है और ऐप पर क्लास जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं यार, डेफिनेटली क्लास चल रही है। नाउ ये जो बैच है, इस बैच के अंदर नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे एकाग्रता के ऐप पे। एकाग्रता के ऐप पे जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं, डाउनलोड नहीं होते, प्रिंट नहीं होते, लेकिन आप उससे पढ़ सकते हैं, आप उससे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स लेकर आएंगे, दिवाली के बाद वो लॉन्च कर देंगे। गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर आप लोगों के लिए बनाया है जो एकाग्रता की जो मेरा कोर्स है उसके नोटिस बोर्ड सेगमेंट पे आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, जो भी नए बच्चे उनसे मैं कहूंगा, अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूं बट आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 से आपको सारी जानकारी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रैकर। नाउ व्हाट इज दिस ट्रैकर, क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 4 में, इसका मतलब है पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब ये जो पहले 3 लेक्चर्स हुए हैं बंधु, ये 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको इस ट्रैकर से पता चलेगा। ये देखिए ट्रैकर आपके सामने, लेक्चर नंबर 1 जो था वहां पे मैंने लिखा है इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरी स्टूडेंट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैच एंड द सब्जेक्ट, स्टडी स्ट्रेटजीज, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न. Lecture number 2, I explained the history and evolution of accounting, explain the cost and management accounting, 2 branches. Lecture number 3, explain the social responsibility accounting and human resource accounting, and you have done lot of writing work. You have written the AICPA's definition of accounting as well as the accounting process. ये चीज आप लोगों ने लिखी है। अब आगे लेक्चर नंबर 4, तो ये लेक्चर ट्रैकर जो है ये काफी यूजफुल होने वाला है बिकॉज इस ट्रैकर के अंदर हम पूरे बैच का ट्रैक रखने वाले हैं। ट्रैकर का मतलब होता है जहां पे हम ट्रैक रखते हैं, जब जब ये लेक्चर्स कंडक्ट होंगे तो कौन से लेक्चर कितनी तारीख को हो रहा है, उस लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हम कवर करें, वो सब कुछ मैं यहां पर नोट करूंगा, ताकि आप अगर किसी दिन एब्सेंट है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है कि कल सर ने क्लास में क्या करवाया था, क्योंकि आपको वो पता होगा। करेक्ट, कैलकुलेटर्स वगैरह लाना है, कितने पेज के रजिस्टर लाना है, क्या लाना है, सब कुछ मैं बता चुका हूं। ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस, सिलेबस कंपैरिजन, कौन से टॉपिक्स प्लस हुए हैं, कौन से टॉपिक्स माइनस हुए हैं, सब कुछ हो चुका है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, नए स्टूडेंट्स का दिल से बहुत स्वागत है, बट प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास देख लो, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। सीए फाउंडेशन के स्टडी रिसोर्सेज के ऊपर हमने बात की है। मेरी बुक पीडीएफ है, कब मिलेगी, क्या मिलेगी, हार्ड कॉपीज कब से आएगी, everything is discussed, everything is deliberated. Correct. Now बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी जो है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में ICAI मॉड्यूल के कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से यूनिट्स कवर होते हैं, वो सब चीजों के ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्टिवली फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट दिस टॉपिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है दोस्त, क्योंकि मैंने आपको PYQ एनालिसिस कराया था। तो अगर आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो यहां पर आप देखेंगे हमने PYQ एनालिसिस किया था। PYQ एनालिसिस रेलेवेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके कुछ चैप्टर्स एडलेस हुए हैं लेकिन पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। वो बच्चे जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए से देख रहे हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हो सकता है डायरेक्टली एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन पैसिवली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब भी आप अकाउंटिंग की तैयारी करते हैं, अकाउंटेंसी की तैयारी करते हैं, तो यू नीड टू नो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। करेक्ट, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। 20 घंटे टेंटेटिवली मैंने आपसे मांगे हैं कि ये 20 घंटे आप मुझे दे दो और मैं आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में एकदम स्टार बना दूंगा। सच बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। हमने शुरुआत की थी अकाउंटिंग से, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अकाउंटिंग मींस एनी एंड एवरी टाइप ऑफ काउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट वाली अकाउंटिंग नहीं होता है, एनी एंड एवरी टाइप ऑफ काउंटिंग मींस अकाउंटिंग। हम लोगों ने थोड़ी हिस्टोरिकली डिस्कशन किया था, बार्टर सिस्टम के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि भाई साहब हमारे सर ल्यूका डी पैसियोली जो है, जो कि प्रोपाउंडर है, फाउंडर है अकाउंटिंग के, जिन्होंने एक मैथमेटिशियन होने के बावजूद अकाउंटिंग की खोज की थी। तो सर ल्यूका डी पैसियोली ने जो रूल देखा था, वो रूल क्या था, दैट इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड। पैसा जो होता है हाथ का मैल होता है, तो बस भाई साहब पैसा कभी भी ग्रो नहीं होता है, पैसा सिर्फ हाथ बदलता जाता है। एग्जाम्पल देखा था हमने हमारे एक दोस्त का, सीए रोहन प्रकाश का, 23 साल का है, डेलॉइट में जॉब लगती है, पुणे में 6 लाख रुपए का पैकेज भाई को लगता है। सर लुका डी पैसियोली के बारे में हमने बात की थी। सर लुका डी पैसियोली जो है
He invented the word debir and credier in the year 1494, from which we got the abbreviations like DR stands for debit and CR stands for credit. In the year 1506, 1506 में पहली बार फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ डबल एंट्री सिस्टम पे एक बुक लिखी गई थी, एक स्ट्रक्चर्ड बुक लिखी गई थी। तो जहां दुनिया भर में सर ल्यूका डी पैसियोली थे, इंडिया में कौन थे? हमारे चाणक्य जी। हमने अकाउंट्स की सब फील्ड या ब्रांचेस के ऊपर डिस्कशन किया था, जहां पर सबसे पहली सब फील्ड जो देखी थी उसका नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। गो एंड सी इन द ट्रैकर। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव्स आर 3। नंबर 1 इज कॉस्ट असरटेनमेंट। कॉस्ट असरटेनमेंट का मतलब होता है दोस्त किसी भी चीज की कॉस्ट की पता लगाना, कि जो भी चीज मैं कर रहा हूं, जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, जो भी प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक मुझे कॉस्ट पता नहीं चलेगी, मैं ये फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं दोस्त कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। करेक्ट। दूसरा होता है कॉस्ट रिडक्शन। एक बार मैंने किसी चीज की कॉस्ट पता कर ली, फिर मुझे उसका कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को क्यों कम करना है? क्योंकि प्रॉफिट और कॉस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा चीज होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है एक बार कॉस्ट को मैंने कम कर लिया, रिड्यूस कर लिया, तो अब मुझे उस कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना है। क्या करके रखना है? कंट्रोल करके रखना है। जैसे कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय कैसे खुद को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमें उसको यहां पर कंट्रोल करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हमने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ MIS रिपोर्ट्स। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट, जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल कहते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल हमारे बिजनेस से जुड़े काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। अब वो डिसीजंस लेने के लिए उन्हें चाहिए बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा कंटेंट, और वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जहां हम उनके लिए वो कंटेंट को कंपाइल करते हैं उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। ठीक है। फिर होता है मैनेजरियल लेवल, ऑल्सो नोन एज द मिडिल लेवल, जो किसी से काम करवाता है। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? मैं एक बार IIM अहमदाबाद गया था, मैंने MBA किया नहीं है, बट एक बार मैं गया था। आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करता हूं, आप लोगों को पता नहीं है बट पता होना चाहिए कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and you want to do MBA from Indian Institute of Management, that is IIM, so there are special programs conducted by IIM for qualified chartered accountants. है ना अमेजिंग चीज? माइंड ब्लोइंग। आज के लेक्चर में और भी ऐसी बहुत सारी अमेजिंग और बहुत सारी टेम्पटिंग चीजों के बारे में आपको पता चलने वाला है। मतलब ये सब पता करने के बाद आपको ये फील होगा कि यस, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूं, ये प्राउड फील आने वाला है। फिर नीचे होता है एकदम सबसे तुच्छ लेवल, ऐसा बॉटम लेवल, एकदम गिरा हुआ लेवल, बोले तो ऑपरेशनल लेवल, बोले तो अपना लेवल, है ना। सो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर हम लोगों ने देखा था, उसके बाद में ये सब चीजें समझ ली थी, मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई थी मेरी जुबानी। फिर हमने देखा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट। कंपनीज एक्ट के बारे में मैंने आपसे मेंशन किया था। कंपनी एक्ट कहता है, सेक्शन 135 कहता है कि अगर आप एक डिफाइंड कंपनी है, उन्होंने वहां कुछ लिमिट्स डिफाइन कर रखी है, अगर आप वो कंपनी है तो आप अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा करेंगे। तो सर्टनली कुछ खर्चे जो है वो CSR इनिशिएटिव में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कंपनी यहां पे दिमाग कैसे चलाती है। मतलब देखो यार, मैं फिर से कह रहा हूं 150 घंटे की बैच है, 6 घंटे में मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं लिटरली आई एम ट्राइंग टू मेक एवरी पॉसिबल मिनट ऑफ दिस सेशन मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन। तो कंपनी क्या करती है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मैंने ऑडिट वगैरह किया। कंपनी का बड़ा बड़ा कैंपस होता है, कंपनी उस कैंपस के अंदर बहुत सारा प्लांटेशन लगाती है पेड़ पौधे, लैंडस्केपिंग, गार्डन, फॉरेन ट्रीज, ये वो। अब देखो अल्टीमेटली इससे कंपनी का प्रेमाइसेस सुंदर लगता है ना, इट ब्यूटिफाइज द प्रेमाइसेस ऑफ द कंपनी। लेकिन ये वाला जो खर्चा है ना कहीं ये CSR में कंसिडर होता है। अब आप बोलोगे क्यों? तो क्यों का तो कारण ये है कि कंपनी ये प्रूव कर देती है कि मैंने ये जो खर्चा किया है ये नेचर के लिए किया है, हमारे नेचर को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए मैंने पेड़ पौधे उगाए हैं, और ये जो पेड़ पौधे उगाए हैं ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा इससे वो जितनी भी प्रकृति में फैली हुई पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो मेरा ये जो खर्चा है, मेरा ये जो एक्सपेंस है, इट इज फॉर द सोसाइटी एंड देयरफॉर इट इज अ CSR एक्सपेंस। देखिए यार, बात बहुत सिंपल है, मैं सच बात बताऊं, बात बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी को, ऑनेस्टली किसी भी कंपनी को अपनी जेब ढीली करने, कंपनी छोड़ना भाई, किसी भी इंसान को जेब ढीली करना अच्छा नहीं लगता है भाई। पैसा मेरा, मेहनत मेरी, और जेब ढीली मैं कर रहा हूं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पे ट्रस्ट रखना है। मैंने क्या बोला? पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस। इंडिया में एक बार टैक्सेशन का रेट था 97%। बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जो भी ये बच्चा देख रहा है, सबको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मत पढ़ो, ये जो 20 घंटे की सीरीज है ना, इसको दिल से पढ़ो। कैन यू बिलीव यार, मतलब मजाक लगा रखा है, पागल लगता हूं तुम्हें मैं क्या? 97%। Once upon a time in India, the maximum income tax rate was 97%. Means what? It means when I am earning 100 rupees, I have to pay 97 rupees to government and I am left with only 3 rupees for myself. पागल लगता हूँ क्या तुम्हें मैं? पानी पीने दो। एक पंडित जी ने मेरी मम्मी से कहा है कि तुम्हारे बेटे की राहु दशा सही नहीं चल रही है, मतलब मेरी, तो बेटे से कहो कि चांदी की गिलास में पानी पिए, इससे राहु दशा सही चलेगी। पंडित जी रॉक्स, मम्मी शॉक्स। मम्मी ने कहा, आदेश किया, हो गया। मतलब मजाक लग रहा है? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मजाक लग रहा है? मतलब नहीं, सीरियसली, मतलब शिरडी वाले साईं बाबा, आया हूं तेरे दर पे सवारी है। मतलब 100 रुपया कमाऊं मैं, पसीना बहाऊं मैं, मेहनत करूं मैं, और 97 रुपए, 97 रुपीज लेकर जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और मैं करूं क्या? सिग्नल पे भीख मांगू? ऐसा हो रखा है दोस्त, मजाक नहीं कर रहा। ये जितनी भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वर्थ रिसर्चिंग। यार तुम लोग अपनी एजुकेशन को, अपनी क्वालिफिकेशन को 11, 12 CA, CS, CMA में लाके मत रोको। रिसर्च चालू रहनी चाहिए। रिसर्च इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोई भी कॉमर्स का बच्चा कभी भी ये ना सोचे कि लेबोरेटरी, जैसे साइंस की लेबोरेटरीज होती है, वो सिर्फ साइंस वालों के बच्चों के लिए ही होती है। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। कॉमर्स की प्रॉपर लेबोरेटरी होती है, होनी चाहिए। हम कॉमर्स वालों को भी प्रैक्टिकल्स करने चाहिए। और मैं ये बिल्कुल रिसर्च के टॉपिक्स आपको दे रहा हूं। इवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, इट वाज अ डार्क फेज इन इंडियन हिस्ट्री। 97% टैक्सेशन। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज भी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। जो सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट है वो है 39%। कैन यू बिलीव? मतलब एक इंसान जब 100 रुपए कमाता है तो 39 रुपीज सरकार को देता है, 61 रुपीज उसके पास खुद के पास बचता है, जिसमें से वो अपना सारा खर्चा करता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। हम लोगों ने देखा था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की थी, 5M फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे कि अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, मैनेजमेंट, और हर एक जो ये कंट्रीब्यूटरी होता है, हर एक जो ये रिसोर्स होता है, हर एक रिसोर्स को किसी ना किसी तरीके से जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है कंसिडरेशन की, समथिंग इन रिटर्न। किस चीज की? समथिंग इन रिटर्न। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस सिचुएशन हम लोग जो हमारे मैन पावर को समथिंग इन रिटर्न देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को समथिंग इन रिटर्न देते हैं, उसको कहा जाता है सैलरी या फिर वेजेस। समझ में आ रहे हैं? सैलरी और वेजेस। इस चीज के ऊपर डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। ह्यूमन इंटेंसिव इंडस्ट्री जहां पे लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कैपिटल और मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जहां पर पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, और पैसे से आती है हाईली टेक्निकल मशीन्स इन्वॉल्व होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया था कि कैसे कोई कार असेंबल की जाती है, करेक्ट? फिर उसके बाद ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखी थी,
और ये राइटिंग वर्क आपने किया था जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार मैं क्विकली रीइटरेट कर देता हूँ आपने क्या क्या लिखा है आपके पास। ये वाली स्लाइड आपके पास लिखी है, स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्रेश पेज। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आप लोगों ने लिखा है। इसी डेफिनेशन को मैंने पहले पैराग्राफ लिख के उसको चार्ट फॉर्मेट में ब्रेक किया, एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में इसको ब्रेक किया है। ये फ्लो चार्ट भी आप लोगों ने लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये आप लोगों ने लिखा नहीं है बट आज आप लिख लेना। आप लोगों के पास लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से मैं अभी अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं। उसके बाद सिस्टम्स ऑफ बुक कीपिंग, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग सीखने वाले। टेंटेटिवली समझिए मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे, मतलब आज का लेक्चर कल का लेक्चर मान के चलिए, टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट? तैयार हैं? शुरू करूं मैं? सभी जने पानी वगैरह पी लीजिए। जस्ट अ मिनट, मैं किसी से बात कर लेता हूँ कॉल पे। एंड मुस्तकीम बिदानी, ओके। हेलो। हेलो सर। यस सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? सर मेरे पेरेंट्स ने रखा है। नहीं नहीं, नाम बोलते कैसे हैं? मुस्तकिम ऐसे नाम बोलते हैं आप? हाँ सर। मुस्तकिम, कहाँ से हैं आप? गुजरात, गोधरा। अच्छा, गोधरा से हैं। बताइए सर, कब से देख रहे हैं क्लास? 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से देख रहे हैं, ओके। तो पहले वीक की आपने रिकॉर्डेड देखी है? नहीं, लाइव नहीं, देखी है? लाइव देख लाइव रहा, देखी है। लाइव देखा। कैसा है आपका एक्सपीरियंस, मुझे ज़रा बताइए। सर मैं आपको पहले अन अकेडमी में देखता था, अच्छा, फिर यहाँ पढ़ा है। ओके। मुझे आपसे ही पढ़ना था, इसलिए मैं बिल्कुल आपके साथ मतलब खड़ा हूँ मैं। ओके, ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आप साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं? कॉमर्स। ओके, ग्रेट। सो आपका अकाउंट्स कैसा है? एवरेज स्टूडेंट। एवरेज है। अब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा है, वो सब क्लियर हो रहा हाँ सर, है? बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक और कॉल करते हैं। I really need to know that whatever I'm giving to you, is it reaching up to you or not? That's why I need to take these feedback calls in between. मैं कॉल कर रहा हूँ निहारिका को। निहारिका की आवाज़ मुझे आ नहीं रही है। निहारिका, मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। नेहल जैन को मैं कॉल कर रहा हूँ, एक पुरुष और एक महिला। हाय नेहल। हेलो सर, हाय नेहल, गुड इवनिंग। हेलो, हाय नेहल, आई कैन हियर यू। गुड इवनिंग नेहल। गुड इवनिंग सर। कहाँ से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से हैं। और आप अभी कहाँ, 12th स्टैंडर्ड में हैं? यस सर, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। Okay, 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 Nehal. Tell me, you are in science or commerce? सर आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। You are from commerce background and Rajasthan board or CBSE board? इट्स सीबीएसई सर। It's CBSE. So डेट शीट अभी तक आई नहीं है आपकी? नहीं सर, डेट शीट नहीं आई है, बट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव डेट्स 15 फेब से 10 अप्रैल के बीच में है। 15th फेब से 10th अप्रैल, यस सर। 2 महीने ऑलमोस्ट। यस सर। माय गुडनेस, मतलब ये पूरा प्लान की बैंड बजाते थे सीबीएसई वाले, नहीं? यस सर, ऐसा तो है, बट द थिंग इज कि हमारे जो मेन पेपर्स है वो मार्च में खत्म हो जाएंगे।
हाँ मेरे को फेब भी यही में, तक याद है, 27-31 मार्च तक खत्म हो जाते हैं नॉर्मली। हाँ सर, फेब में एक्चुअली, फेब में इंग्लिश का और पी या पी का दोनों में से किसी का पेपर हो जाता है, हाँ एंड हाँ, देन द मेन पेपर्स आर इन मार्च। okay, okay, that's great. And you also have lot of gaps in between of papers, like 6-7 days at a time. So यस सर, यस सर। मतलब कोई कितना ही पढ़ लेगा उतने गैप में, इमेजिन करो, मतलब सर मुझे इकोनॉमिक्स तो का पेपर है। एंजाइटी होने लगती है इतने टाइम में। नहीं नहीं, दैट्स ट्रू। मेरे हिसाब से 2 दिन का गैप बहुत हो गया किसी भी पेपर में, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यस सर। ओके, सो टेल मी नेहल, हाउ इज योर फीडबैक? जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आज 4th लेक्चर है, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं 9th से ही देख रही हूँ लेक्चर्स, एंड सारी क्लासेस में लाइव ही अटेंड करती हूँ। 9th सो स्टैंडर्ड यस से सर। देख रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, फ्रॉम 9th अक्टूबर। हाँ हाँ, आई वाज लाइक मैन, ये लड़की नहीं आईआईटी बट, वाली यहाँ पे कैसे आ गई? नहीं नहीं सर, बट इट वाज डिसाइडेड इन क्लास 9th ओनली कि मुझे सीए ही करना है, ओके, कॉमर्स ही लेना है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग विद एकाग्रता। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं और बेस्ट पढ़ा सकूं, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, यू आर द थैंक बेस्ट। यू, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सो भाई साहब, अब बात हुई कुछ इस प्रकार के अलग अलग देशों में बिजनेस बढ़ने लगा। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो बढ़ते हुए बिजनेस के साथ हर देश को यह महसूस होने लगा कि हमारे यहाँ पे कोई तो एक संस्था होनी चाहिए, कोई तो एक अकाउंटिंग बॉडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अकाउंटिंग बॉडी। अकाउंटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? अभी बॉडी का मतलब वो नहीं समझने का जो हमारे पास ये ऐसा बॉडी होता है ना, वो बॉडी नहीं समझने का। बॉडी का मतलब होता है अथॉरिटी। क्या मतलब होता है? अथॉरिटी। सो लेट मी, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैं लिख रहा हूँ, आप जा रहे हो, मतलब शर्म नहीं आ रही आपको? हाँ, बॉडी का मतलब होता है अथॉरिटी। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अच्छा एक बात बताओ, सड़क पे जब हम गाड़ियां चलाते हैं, सड़क पे जब हम गाड़ियां चलाते हैं, तो सड़क पे चलने वाली गाड़ियों के लिए जो अथॉरिटी नियम बनाती है, द अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स फॉर ऑल द मोटर व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन द रोड्स इन इंडिया इज नोन एज व्हाट? आरटीओ। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। नहीं बेटा, नोट नहीं करना है, समझ लो। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, आरटीओ। क्लियर हो गया? वैसे ही जो हवा में प्लेन उड़ते हैं, उड़ने वाले जो प्लेन होते हैं, उसके लिए जो अथॉरिटी नियम बनाती है, उसका नाम है डीजीसीए। क्या है? डीजीसीए। फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ज्ञान जितना मिले उतना कम, है ना? वैसे ही हर एक कंट्री को अब महसूस होने लगा कि हमारे देश में अकाउंटिंग के नियम, रूल्स बनाने के लिए भी कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक बॉडी, कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए। हर एक देश को महसूस हुआ। ऑब्वियसली ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले आई होगी डेवलप्ड कंट्रीज से। जब मैं कहता हूं डेवलप्ड कंट्रीज, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं, एक होता है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक होता है डेवलपिंग इकोनॉमी, एक होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है? सो डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है विकसित देश, वो देश जो ऑलरेडी काफी डेवलप हो चुके हैं। इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हो सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। उसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। ये वो सारे देश हैं, ये वो सारी कंट्री है जो ऑलरेडी काफी डेवलप हो चुके हैं। और फिर बाद में पिक्चर में आते हैं कुछ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया इज व्हाट टाइप ऑफ कंट्री? इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, है ना? सून इट इज गोइंग टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। सो अब यहां पर हुआ ये कि सबसे पहले ये जरूरत महसूस होने लगी किसको बेटा जी? डेवलप्ड कंट्रीज को। और डेवलप्ड कंट्रीज में से भी सबसे पहले जरूरत महसूस हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, यूएसए को। तो यूएसए ने अपने यहां पर एक अकाउंटिंग बॉडी बनाई, और उस अकाउंटिंग बॉडी का नाम है AICPA। AICPA का फुल फॉर्म देख लीजिएगा जरा एक बार, यहां पर मैंने लिखवाया है आपको, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA। अब ये सीपीए कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आइए जरा इस पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। तो बेटा जी, इंडिया में हम जिस प्रोफेशन को कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग, मैं,
स्वाति मैम, निशांत सर, आदर्श सर, दर्शन सर, हम सब लोग कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप सब लोग क्या बनने जा रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं। ठीक उसी तरह अमेरिका में जो हमारे काउंटर पार्ट्स होते हैं, अमेरिका में जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कहा जाता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। So now this really brings a question in front of me as a student. You may face a question. आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर एक बात बताइए, I really wanted to ask कि क्या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेरिका में जॉब कर सकता है? क्या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अमेरिका में काम कर सकता है क्या? Well, really speaking, you have got a very good question and let me answer that question कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव क्या है? मतलब अगर आपने इंडिया से सीए किया है तो क्या आप दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हो क्या? Well, इसका आंसर जो है ना वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या? इट कम्स विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। कैसे समझना? अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो मल्टीपल काम करता है। मल्टीपल काम कैसे करता है? एक, वो किसी कंपनी में जॉब कर सकता है, जॉब इन एनी कंपनी, ठीक है। अब अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अगर वो कंपनी आपको फॉरेन में भेज रही है काम करने के लिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप आराम से दूसरे किसी देश में काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आराम से किसी भी देश में काम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा काम होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जिसको कहते हैं अटेस्ट फंक्शन। अटेस्ट फंक्शन का मतलब होता है ऑडिट करना। आपने सुना ऐसी चीजें सुनी होगी ना कि एक सीए को तो साइन करने के पैसे मिलते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम तो सीए हो, तुमको क्या ही काम करना होता है, तुमको तो बस बैठे बैठे साइन मारना होता है, तुमको साइन मारने के पैसे मिलते हैं। रिश्तेदार जब ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा मन करता है कंट्रोल, उदय कंट्रोल। बहुत कुछ बोलने का मन करता है पर बोल नहीं सकते। अबे तुमको क्या पता, साइन करने के पैसे मिलते हैं वो तो बात सही है, पर वो साइन करने के लिए हमें यहाँ पर हमारी जवानी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, वो तुमको नहीं दिखता। मतलब यू सी ओनली मनी, यू डोंट सी जवानी। आवर जवानी गॉन देन मनी कम्स इन, बात करते हैं। ठीक है। अब अटेस्ट फंक्शन या ऑडिट फंक्शन यही होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं। लीगल राइट्स का मतलब होता है कानूनन अधिकार। वो कानूनन अधिकार के तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ही इज ऑथराइज्ड टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट्स। तो जो कंपनी के कुछ प्रेशियस रिपोर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर सकता है, जिसके बेसिस पे बैंक करोड़ों रुपए के लोन सैंक्शन करता है। ये जो ऑडिट फंक्शन होता है ये एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ इंडिया में कर सकता है, इंडिया के बाहर नहीं कर सकता। मतलब अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप दुबई में, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में, अरे भाई साहब कहीं पर भी जाकर आप जॉब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जॉब कर सकते हो। क्योंकि आपको जॉब के लिए या तो कोई इंडियन कंपनी बाहर भेज रही है या कोई विदेशी कंपनी आपको बुला रही है। और किसी भी तरीके का जॉब करने के लिए किसी भी तरीके के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अटेस्ट फंक्शन करना चाहते हो, अगर आप ऑडिट करना चाहते हो, आप सिग्नेचर करना चाहते हो, तो उसको करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है। इंडिया में इस लाइसेंस को कहा जाता है COP, बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर एक सीए के पास 2 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं। मेरे पास एक है, एक जिसको कहते हैं COM, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, और दूसरा होता है COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो वो सीए जो प्रैक्टिसिंग सीए होते हैं, प्रैक्टिसिंग सीए मतलब जिसका ऑफिस होता है जहां पे वो अटेस्ट फंक्शन करते हैं, ऑडिट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उन लोगों को इस लाइसेंस की जरूरत होती है जिसको कहते हैं COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैं तो टीचिंग में हूं, मैं किसी प्रकार का ऑडिट फंक्शन नहीं करता, तो मुझे COP की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ COM की जरूरत है। अब COP एक तरीके से लाइसेंस हो गया। अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको सिर्फ इंडिया में काम करने का लाइसेंस मिलेगा, अमेरिका में काम करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन बरखुरदार यहां पे आपके लिए गुड न्यूज है। देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। और क्या है वो गुड न्यूज? ध्यान से सुनिएगा, अपनी दिल की धड़कनें थाम कर बैठ जाइएगा। अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है बरखुरदार, और वो गुड न्यूज ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, ICAI का एक एग्रीमेंट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के साथ। हैंडशेक हुआ हुआ है, MOU। MOU मतलब
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोले तो एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट कहता है कि अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इफ यू आर एन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इफ यू वांट द लाइसेंस द डिग्री ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, तो बरखुरदार आपको सिर्फ एक एग्जाम पास करनी पड़ेगी। क्या? यस। अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप अमेरिका के सीए की डिग्री, मतलब जिसको हम सीपीए कहते हैं, अमेरिका के सीपीए की डिग्री पाना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र एक एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी जिसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं। अगर ये एक एग्जामिनेशन आप दे देते हैं, 4 पेपर्स आप देते हैं और आप इसको क्लियर करते हैं, तो आप ना सिर्फ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे बल्कि आप उसके साथ साथ अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी कहलाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? दोस्त, मैं ये इसीलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं ये सारी चीजें आपको पुख्ता प्रमाण के बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पर बता रहा हूं कि दुनिया भर में ये मशहूर है कि अगर आप एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या इफ यू डू सीए डिग्री ऑफ इंडिया, यू कैन बिकम सीए ऑफ एनी अदर कंट्री। एंड आपकी जानकारी के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ऐसे एग्रीमेंट्स इस दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक सीए इंस्टीट्यूट के साथ है, चाहे वो इंस्टीट्यूट लंदन का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट आयरलैंड का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, न्यूजीलैंड का हो, किसी भी देश का क्यों ना हो। एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना, बेसिक डिग्री है सीए की डिग्री। अगर आप सीए, इंडिया के सीए बन जाते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप दुनिया के कहीं के भी सीए बन सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रूफ ऑफ माय स्टेटमेंट? प्रूफ बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लॉज हैं, जो कानून है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको तो पता ही है, हर छोटी छोटी चीज के लिए यहाँ कानून बन जाते हैं। आए दिन कानून में चेंजेस होते रहते हैं, आए दिन ये होता है, वो होता है, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें होगी। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जब इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉस है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉज पढ़ने के बाद बाकी तो सारे लॉज आपको क्या लगेंगे? आसान लगेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी लगेंगे। तो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड अकाउंटिंग बॉडी का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वेबसाइट देखना चाहेगी उसकी मैं आपको दिखाता हूं। AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं। खुल जा सिम, ये है हमारे इंडिया का 5G। और ये रही वेबसाइट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की, AICPA। करेक्ट। तो जैसे इंडिया में होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अमेरिका में जो हमारे काउंटर पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी CPA कोर्स के बारे में। करेक्ट। वी आर the American Institute of CPAs, the world's largest member association representing the accounting profession. Our history of serving the public interest stretches back to 1887. Today, you'll find our 431,000 plus members in 130 countries and territories representing many areas of practice, including business and industry, public practice, government, education, and consulting. Let me tell you the figure for the Institute of Chartered Accountants of India. आज की तारीख में ICAI के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 3,57,000 से ज्यादा मेंबर्स है। यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स का काउंटिंग क्या दिया है? 4,31,000। जहां अमेरिका में AICPA है फॉर द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इंडिया में जो अकाउंटिंग बॉडी है उसका नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर दिया है कि आज की तारीख में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स हैं? 3,57,000 वर्सेस 4,31,000 CPAs। सो 4,31,000 सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही पुरानी अकाउंटिंग बॉडी है और उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को हम बेस बनाते हैं।
तो अगले 3 से 4 घंटों में जब तक मैं आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझाऊंगा, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझाऊंगा, जब तक कि मैं जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक मेरे दोस्त मैं आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझाने वाला। ये डेफिनेशन सुनने में तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट है, दैट व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब इसी डेफिनेशन को स्लो मोशन में पढ़ते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in significant manner and in terms of money, business transaction and events which are in part at least of financial characters and interpreting the results thereof। इस डेफिनेशन को हमें समझना है। मेरे स्पीड पे मत जाइए, स्पीड आपकी भी बन जाएगी। मैंने क्या किया, इस डेफिनेशन को पैराग्राफ की जगह एक फ्लो चार्ट डायग्राम में ब्रेक कर लिया। फ्लो चार्ट में बनाने से क्या होता है, समझने में और याद रखने में थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम इसके साथ साथ देखने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। नाउ दिस इज व्हाट आई मेड बाय माई सेल्फ। ये मैंने बनाया, ये किसी लुका डी पैसियोली ने नहीं बनाया और ना ही ये AICPA ने बनाया, ये मैंने खुद ने बनाया कि अगर मुझे मेरे बच्चों को बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाना है, जिसको बिल्कुल बेर मतलब कुछ भी नहीं आता है, तो हाउ विल आई टीच, हाउ कैन आई टीच हिम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग? उसका मैंने एक फ्लो लिखा है, सबके पास लिखा हुआ है, तैयार है? चलो मैं आगे इस चार्ट को एक्सप्लेन करूं। ओके सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले होता है इवेंट। स्टेप नंबर 1 इन द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस इज इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है घटना। क्या मतलब होता है? घटना। घटनाएं अच्छी भी हो सकती है, घटनाएं बुरी भी हो सकती है। हमारे साथ सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी घटनाएं होती है ना। कुछ ऐसी खूबसूरत घटनाएं, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। कुछ दुर्घटनाएं, पापा ने दे दिया, टीचर ने डांट दिया, दोस्त से झगड़ा हो गया, दुर्घटनाएं। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी घटनाएं होती है। कुछ अच्छी घटनाएं होती है, कुछ बुरी घटनाएं होती है। हम उन सभी होने वाली घटनाओं से पूछेंगे 3 सवाल। ओ सर हम समझ गए, आप कौन डायरेक्शन में जा रहे हो, हम सब समझ रहे हैं सर। आप you're talking about those 3 golden words only, no sir, I know that, I know sir। मैं आज ही स्कूल में बोल कर आया हूं अपनी वाले को वो 3 शब्द, वो 3 गोल्डन वर्ड जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। कम ऑन बेबी सेमी, कम ऑन बेबी सेमी, नाउ बेबी आई कांट वेट, बेबी प्लीज बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। मैं किसी से कहूंगा नहीं, अभी पापा मम्मी ने सुन लिया ना तो ऐसा बोलेंगे ना बेटा, 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। ये बेबी और बेबाज, बाबू छोना जानू सब यहीं पे निकल जाएगा, समझ रहे हो? हाँ बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती, बताया हम तुमको, बिगड़ गए हो 1 नंबर के। बात करते दूध के दांत सही तरीके से टूटे नहीं, डायपर छोड़े 6 महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, और अभी यहाँ पे बेबी बाबू छोना जानू चालू कर दिया है। बताएं ना, गजब बेइज्जती है। अकाउंटिंग के अंदर जो ये इवेंट होते हैं, एक बिजनेसमैन की जिंदगी में जो ये इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट से पूछते हैं हम 3 सवाल। पहला सवाल, अरे ओ इवेंट वा, अरे ओ इवेंट वा सुनते ही हो, ओ इवेंट वा सुनती हो, जरा हमको ये बताओ तो हमार बिजनेस के साथ कौन रिलेशन है का? जरा बताओ तो हमार बिजनेस के साथ कहीं लफड़ा चल रहा है का? आर यू रिलेटिंग टू द बिजनेस? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क टू एन इवेंट, the very first question that you ask to an event, that are you relating to business? And why we ask this question? Because we want to understand that it is a business event or is it a personal event? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं इसके। मैंने आपसे 3 से 4 घंटे मांगे, बस ये 3 से 4 घंटे जो मैं बोल रहा हूं एब्जॉर्ब कर लो। बी अ स्पॉन्ज टू एब्जॉर्ब, नॉट अ वॉल टू रिपेल, ठीक है? भाई ये जो घटना हो रही है, ये घटना बिजनेस से जुड़ी है क्या? इज इट अ बिजनेस इवेंट और इज इट अ पर्सनल इवेंट? इट्स अ पर्सनल इवेंट। ये आपको पहला सवाल देखना है कि इज इट रिलेटिंग टू बिजनेस। दूसरा सवाल, अगर इसका जवाब हाँ आता है तो दूसरे सवाल पे जाएंगे, कैन यू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी?
मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था यूनिट्स, द कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स. सो whenever you do any plus or whenever you do any minus, whenever you perform any functions like multiplication or division, you need some common units, right? You need some common units. Unit is something which gives an interpretation to a figure. That's very important. अगर यूनिट नहीं है तो कोई यूज नहीं है उस फिगर का, वो फिगर मीनिंगलेस होगी. तो अकाउंटिंग के अंदर जो यूनिट होता है ना, यूनिट, कॉमन यूनिट जिसमें हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो कॉमन यूनिट होता है मनी. इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी मतलब करेंसी. तो मेरे दोस्त, इंडिया में हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो कौन सी करेंसी में करेंगे? इंडियन रुपीस में करेंगे, INR में करेंगे. अगर कोई बंदा अमेरिका में है, यूएसए में है, और यूएसए में अकाउंटिंग करेगा तो उसकी अकाउंटिंग कौन सी करेंसी में होगी? US डॉलर, USD, US डॉलर. अगर आप ग्रेट ब्रिटेन में है, लंदन में है, तो आपकी करेंसी होगी पाउंड स्टर्लिंग, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग. अगर आप जापान में है तो आपकी अकाउंटिंग होगी येन में, जापानीज करेंसी येन में. समझ रहे हैं आप? अगर आप दुबई में हैं तो आपकी अकाउंटिंग होगी दिरहम्स में. किस में होगी? दिरहम्स में. अगर आप मलेशिया में हैं तो आपकी अकाउंटिंग होगी रिंगिट्स में. जो मलेशिया की करेंसी होती है उसको कहते हैं रिंगिट्स. आपकी अकाउंटिंग होगी रिंगिट्स में. बट कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, अकाउंटिंग करते समय यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड मनी एक्ट एज अ कॉमन यूनिट. बहुत सिंपल है मेरे दोस्त. मैं अगर कोई भी दो चीजों को ऐड कर रहा हूं, अभी हम क्रिकेट देख रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है. क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप के अंदर यूनिट क्या है? यूनिट इज स्कोर. स्कोर इज इन टर्म्स ऑफ रन्स. यूनिट फॉर अ बॉलिंग टीम इज नंबर ऑफ विकेट्स. आई मीन इफ यू हैव टू कंपेयर द रिजल्ट्स, सपोज आपको दो बैट्समैन का परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप कंपेयर करेंगे यूनिट से. इसने कितने रन बनाए, इसने कितने रन बनाए, इसने कितनी बॉल्स में कितने रन बनाए, जिसको आप कहते हैं स्ट्राइक रेट. व्हाट इज हिज स्ट्राइक रेट एंड व्हाट इज हिज स्ट्राइक रेट? यू डू कंपैरिजन. व्हाट इज द यूनिट फॉर यू गाइस स्टूडेंट्स? मार्क्स, परसेंटेज. डू यू एग्री विद मी? ये मार्क्स और परसेंटेज आपका कॉमन यूनिट होता है. ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप समझ में आ रहा है? ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? समझ रहे हैं आप सभी लोग मेरा पॉइंट? तो अकाउंटिंग का पहला सवाल क्या है? इट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस. दूसरा है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. It should be related to the business. It should be expressed in terms of money. क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? बहुत आराम से जा रहा हूं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं. मेरे को तुम बोलोगे मैं पूरी रात बैठ के पढ़ा दूंगा. अगर आपको जल्दबाजी है, मेरे को बोलोगे सर कल सुबह तक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म करना है, मां कसम रात भर माता का जगरात्रा चलेगा, रात भर बैठ के बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म करवा दूंगा. सर मैं चाहता हूं आप इस सफर को एंजॉय करें. मतलब एकदम जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ऐसे आप एंजॉय करें. मेरा एक एक बच्चा खो जाए एक एक एग्जाम्पल में. जब मैं कहूं डॉलर तो मेरे बच्चे के जिंदगी में, जीवन में, हाथों में, सपनों में डॉलर होना चाहिए. जब मैं बोलूं पौंड, मेरे बच्चों के पास पौंड होना चाहिए. जब मैं बोलूं येन, मेरे बच्चों के पास येन होना चाहिए. भाई साहब ये ऐसा होना चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो आस है तो आस है. देयर शुड बी. पहले सवाल का आंसर yes. Is it relating to business? Yes. Number 2, is it relating to, can it be expressed in terms of money? Yes. तो हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ. Is there any change in financial position? इसका मतलब क्या? असुविधा के लिए खेद है. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. टिंग टोंग टिंग. ये क्या है? ये हमारे ज्योमेट्री पेपर के 4 क्वाड्रेंट्स हैं सर. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. हमारे ज्योमेट्री के पेपर के 4 क्वाड्रेंट्स हैं. क्या है? क्वाड्रेंट. हमारे ज्योमेट्री के पेपर के 4 क्वाड्रेंट है. मेरे को इतनी मैथ्स आती है, इससे ज्यादा मैथ्स आती नहीं है. हमारे बिजनेस में भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. What are those 4 quadrants? I, E,
ए एल आवाज बीच बीच में फट रही है और फटेगी। क्यों फटेगी? क्योंकि अभी इस पॉइंट पे मेरी 5 बैचेस चल रही है। दिसंबर के बाद तो देखो बेटा खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो यार, आप और मैं, तीसरा कोई है नहीं, तीसरा कोई है नहीं। IEAL, इसको अब अच्छे से समझते हैं। किसी भी बिजनेस को समझना है, किसी भी बिजनेस को अगर समझना है तो आपको इन 4 चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, इन 4 क्वाड्रेंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या है वो 4 क्वाड्रेंट्स? लेट्स अंडरस्टैंड। पहला है आई। आई स्टैंड्स फॉर इनकम, इनकम। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर, A stands for assets and L stands for liability. ये अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ साथ हम लोग कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज भी देखने वाले हैं जो आप समझते चलेंगे साथ साथ में। फोकस चाहिए मुझे सभी का। I stands for income, ठीक है। तो अब आप आएंगे अपने रजिस्टर्स में और अपने रजिस्टर्स में आकर जो मैं लिख रहा हूं उसको आप अपने पास लिखते चलेंगे। स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो है इनकम। इसको अलग अलग बिजनेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनकम, रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर, एक्सेट्रा। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब मेरे को एक सिंपल चीज का जवाब देना, ठीक है, ध्यान से सुनना और जवाब देना। यस और नो में मुझे लाइव चैट में आंसर चाहिए। यूट्यूब वाले बच्चे यूट्यूब पे आंसर देंगे और जो बच्चे यहां पर है एकाग्रता के ऐप पे देख रहे हैं वो मुझे यहां पर आंसर देंगे। क्लियर हो गया? पक्का? 100%? नाउ अंडरस्टैंड। एक स्टेशनरी दुकान वाला है, एक स्टेशनरी दुकान वाला है जो ये कैलकुलेटर बेचता है। एक स्टेशनरी दुकान वाला है जो ये कैलकुलेटर बेचता है। वो स्टेशनरी दुकान वाला ये कैलकुलेटर खरीदता है 30 रुपीज में। लिसन टू माई एग्जाम्पल केयरफुली एंड फॉलो ऑल द क्वेश्चंस, है ना। ये स्टेशनरी दुकान वाला इस कैलकुलेटर को परचेज खरीदता करता है 30 रुपीज में और वो इसको बेचता है किसी कस्टमर को 50 रुपीज में। कितने में? 50 रुपीज में। मेरा आपसे सवाल है उसका सेल्स कितना है? हाउ मच इज हिज सेल्स? थिंक एंड गिव मी आंसर। Think and give me answer. 50 rupees is the correct answer. 50 rupees is the correct answer. Now let me break this example into multiple things. Let me break this example into multiple things. ये स्टेशनरी शॉपकीपर है, ये स्टेशनरी शॉपकीपर, मैं यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। स्टेशनरी शॉपकीपर। आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ। सोल्ड कैलकुलेटर एट ₹50, purchased at ₹30. His sales will be, answer is ₹50। जो बच्चों ने 20 रुपीज आंसर किया है ना, 20 रुपीज जिन लोगों ने लिखा है, मैं उनको बताता हूं 20 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ सेल्स। 20 रुपीज क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ सेल्स। ओके। दूसरा एग्जाम्पल लिखते भी चलिएगा, सोचना है और जवाब देना है। अ डॉक्टर चार्जेस ₹500 as consultation fees from his patient. In a day, he see approximately 20 patients. What is his
रेवेन्यू ऑब्लिक कलेक्शन। एक और नया वर्ड मिला है, गिव मी आंसर। एक और नया वर्ड हम ऊपर ऐड कर देंगे, कलेक्शन। बहुत बढ़िया। सोच समझ के आंसर देना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। एक डॉक्टर है जो हर एक पेशेंट से 500 रुपए फीस चार्ज करता है और एक दिन में अगर 20 पेशेंट देखता है तो दोस्तों उसका कलेक्शन कितना होगा, उसका रेवेन्यू कितना होगा? द करेक्ट आंसर इज 10,000 रुपीज। एब्सोल्युटली करेक्ट, अमेजिंग। करेक्ट आंसर ₹10,000। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं और ऐसा ही पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे क्लास में। ट्रस्ट मी, मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में दोनों को बहुत मजा आएगा, ठीक है? मतलब आप तो बस मुझे ये कहो कि सर बस और पढ़ाओ, मजा आ जाए, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल, लेट मी थिंक ऑन इट। तीसरा एग्जाम्पल एकदम ऐसा धांसू एग्जाम्पल ढूंढ के निकालता हूं। बहुत बढ़िया, लिखना। थिंक एंड देन गिव आंसर। थिंक एंड देन गिव आंसर। मजा आएगा। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बच्चे है ना एकदम कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत अमेजिंग है। दिस इज साइट वर्थ नॉट मिसिंग। मेक माई ट्रिप की इनकम होगी 500 और एयरलाइंस की इनकम होगी 7,500। चेक करना। मैं एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूं। एज अ कस्टमर मैं अगर मेक माई ट्रिप पे जाकर एक फ्लाइट बुक करता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, एक फ्लाइट बुक करता हूं और मैं इसकी टिकट का प्राइस पे करता हूं मेक माई ट्रिप को। तो मेक माई ट्रिप क्या करेगा, चलो बताओ मुझे कहां पे जाना है, कहां पे आऊं मैं? मेक माई ट्रिप पे आता हूं। बताओ मुझे, मैं बैंगलोर में रहता हूं और मैं बैंगलोर से कहां पे आऊं? बताओ किसके शहर पे जाऊं मैं? सबसे पहले मोबाइल नंबर मेरे को नहीं डालना भैया जी, बाद में डाल दूंगा मोबाइल नंबर, अभी आप सिर्फ हमें टिकट बताएं। तो मैं यहाँ पे टिकट देख रहा हूँ, हाँ बैंकॉक आ रहा है। नटखट, शरारती, नॉटी, वेरी बैड। बैंगलोर से मैं जाता हूँ दिल वालों, दिल्ली वालों, दिल्ली जाता हूं मैं क्योंकि दिल्ली में मैं आ रहा हूं 9 और 10 दिसंबर को और 10 दिसंबर को एक ग्रैंड मीटअप दिल्ली में, ठीक है?
तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आज की तारीख है 16 अक्टूबर। मैं सपोज नेक्स्ट वीक की टिकट देखता हूँ। 16 अगला वीक में कर लेते हैं, 24 अक्टूबर डन। एक ट्रैवलर एंड मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो मैं फाइन करता हूँ फ्लाइट्स। तो ये सारी है दिल्ली की फ्लाइट्स। नॉन स्टॉप पे मैं लगाता हूँ फिल्टर और सबसे पहले मुझे देख रही है एयर एशिया की फ्लाइट जो कि है यहाँ से सुबह 11:15 पे और 8,013 इसका फेयर है, 8013। अब ध्यान से देखना, जब मैं ये फेयर को क्लिक कर रहा हूँ, जब मैं इस फ्लाइट को क्लिक कर रहा हूँ, वो भाई साहब फेयर बढ़ चुका है। मतलब ये लोग इसी चीज का इंतजार करते हैं, फेयर बढ़ चुका है। ये सब धतिंग मुझे चाहिए नहीं। ऑफर प्रोमो कोड वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोमो कोड मैंने ले लिया। प्रोमो कोड MMT1 कार्ड, EMI1 कार्ड मेरे पास है ही नहीं। इंस्टेंट डिस्काउंट ले रहे हैं, 354 का ले लिया मैंने। और मेल हूँ मैं, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंशुल, लास्ट नेम मैं लिखता हूँ अग्रवाल। ईमेल मेरे को देना नहीं है, मोबाइल नंबर मेरा मन नहीं है, व्हील चेयर मेरे को चाहिए नहीं, GST नंबर मेरे पास है नहीं। पिन कोड मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। कंटिन्यू अभी ये करने नहीं देगा मुझे क्योंकि जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज मेक माई ट्रिप। ये जो फेयर चार्ज कर रहा है, एक बार जरा इसका ब्रेकअप देखना। क्या हुआ सर? ब्रेकअप मत बोलो सर, दिल से बुरा लगता है सर, कुछ और बोल दो। प्राइस का ब्रेकअप, सर वापस, सर ब्रेकअप मत बोलो सर, कुछ और बोल दो। अबे क्या, प्राइस का डिवीजन देखो। अब देखना, मेक माई ट्रिप यहां पर ये जो फेयर चार्ज कर रहा है 8499। पहली बात, ये एक्चुअली वो अमाउंट नहीं है जो आपको पे करना है, ये समझना। मेक माई ट्रिप का ये ब्रेकअप सर देखो, एयरलाइंस का उसमें एडल्ट का चार्ज है 7525। लुक एट दिस। फिर एयरलाइन के टैक्सेस है 1328। सर मेक माई ट्रिप कुछ नहीं कमा रहा, कमाएगा ना मुन्ना। अभी जब आगे बढ़ोगे ना तो 350-400 रुपए कन्वीनियंस फी उसमें ऐड होगी और वो कन्वीनियंस फी पे भी टैक्सेशन ऐड होगा। ये जो कन्वीनियंस फी है, ये जो टैक्सेशन है, ये मेक माई ट्रिप का रेवेन्यू है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जितना भी पैसा मेक माई ट्रिप एयरलाइंस को देता है ना, वो पैसा मेक माई ट्रिप का रेवेन्यू नहीं है। वो पैसा किसका रेवेन्यू होता है? इट इज द रेवेन्यू ऑफ द एयरलाइंस। इनकम, रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर, कलेक्शन, ये क्या है? ये वो चीजें हैं जिससे मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज देकर जो कस्टमर से कलेक्ट करता हूं, उसको कहते हैं ये सारी चीजें। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मेरा धंधा, मेरा बिजनेस चलता है। कोई भी बिजनेस हम क्यों करते हैं? ताकि हम उससे इनकम जनरेट कर सके, हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। मेरे दोस्त, अगर मैं इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा हूं, तो मैं किस काम का, मेरा धंधा किस काम का, मेरा बिजनेस किस काम का? मेरा धंधा या मेरा बिजनेस कब चलेगा? जब मेरे धंधे या बिजनेस में रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा। एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना, अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट सिर्फ फ्री में ऑफर करती रहेगी, वो कंपनी लंबे टाइम तक नहीं चल सकती है। देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी। किसी भी धंधे के, किसी भी बिजनेस के ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है इनकम। अभी ये जो इनकम है ना बेटा जी, इसमें 2 टाइप की ब्रांचेस बन सकती है। आप बनाना इसी के नीचे है ना, इसमें 2 टाइप की ब्रांचेस बनती है। इनकम में 2 ब्रांचेस। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट इनकम? लिखते चलिए।
इनकम्स दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। अच्छे से समझना, एक होती है डायरेक्ट इनकम, दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप किसकी इनकम को स्प्लिट कर रहे हो। ऐसा कोई रूल नहीं बना है, जैसे थर्मोमीटर पे होता है ना कि 99 तक है बॉडी का टेम्परेचर तो बुखार नहीं है, 99 के ऊपर है तो बुखार है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इनकम है, इनकम में थर्मामीटर डाला, अच्छा आपका तो डायरेक्ट इनकम है, अच्छा आपका इनडायरेक्ट इनकम है। ऐसा नहीं होता है इनकम्स के केस में, ऐसा नहीं होता किस मतलब अकाउंटिंग के केस में ऐसा होता ही नहीं है। इट इज ऑलवेज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। किसका एग्जांपल लेते हैं? विराट कोहली। अब विराट कोहली कौन है? विराट कोहली कौन है, चलिए देखते हैं। मैं यहां पर लेकर आता हूं, विक्रम क्यों लिख रहा हूं मैं, विराट कोहली पीएनजी। हैला सर, ये पीएनजी क्या है? सरनेम है? नहीं सरनेम ये दे हो ना, मतलब समझ लो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे विराट कोहली को कॉपी करते हैं, हमारे नोट्स में लेकर जाते हैं, ये आ गया विराट कोहली, शाबाश। ये है कौन? ये है विराट कोहली। अभी विराट कोहली जो है, ये विराट कोहली कौन है? ये विराट कोहली है क्रिकेटर। विराट कोहली क्या करते हैं? ट्रेडर है? नहीं। मैन्युफैक्चरर है? नहीं। ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। विराट कोहली क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज। अपनी देश को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं? ये क्रिकेट खेलते हैं, बराबर है। सर्विसेज कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है। अब विराट कोहली का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी, और एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब होता है रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ। सर विराट कोहली का मेन जो काम है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी जो है वो है सर क्रिकेट खेलना। क्या है सर? टू प्ले क्रिकेट। तो विराट कोहली को क्रिकेट खेलने से जो फीस मिलती है, विराट कोहली को क्रिकेट खेलने से जो फीस मिलती है, आपको पता है विराट कोहली को कितना पैसा मिलता है? विराट कोहली का बीसीसीआई के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है। तो विराट कोहली को बीसीसीआई हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 7 करोड़ रुपए। कितना है? 7 करोड़ रुपीस। उसके बाद में विराट कोहली को मिलती है मैच फीस। मैच फीस मतलब फॉर एवरी मैच दैट ही प्लेस, हर एक मैच जो विराट कोहली खेलते हैं उस मैच के लिए उनको फीस मिलती है। मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैच फीस जो है वो 15 लोगों को मिलती है, टॉप 15 लोगों को मिलती है। जो प्लेइंग 11 होते हैं सिर्फ उनको ही नहीं मिलती है, पूरे के पूरे 15 लोगों को मिलती है। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड। मैच फीस जो है पूरे 15 लोगों को मिलती है। तो टेस्ट मैच की फीस सबसे ज्यादा होती है क्योंकि 5 दिन तक चलता है। फिर ओडीआई की फीस अलग होती है और 2020 की फीस सबसे कम होती है ना। तो हर एक प्लेयर को अपनी अपनी फीस मिलती है, वो भी विराट कोहली की इनकम है। तो ये जो इनकम विराट कोहली की हो रही है ना, जो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से है, मैच फीस से है, जो आईपीएल की ऑक्शन फीस होती है, आईपीएल में जब विराट कोहली खुद को बेचते हैं, आई एम सॉरी खुद को नहीं बेचते हैं, खुद की सर्विसेज को बेचते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ये भी फीस उनकी डायरेक्ट इनकम होती है। क्योंकि ये पूरा के पूरा कलेक्शन किस चीज से हो रहा है? किस चीज से हो रहा है बेटा जी? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। प्रिंसिपल मतलब मेन बिजनेस। विराट कोहली जी का मेन बिजनेस क्या है? क्रिकेट खेलना। और एंसिलरी एक्टिविटी, रिलेटेड एक्टिविटी। तो क्रिकेट या क्रिकेट से रिलेटिंग कोई भी अगर एक्टिविटी है तो वो उनकी डायरेक्ट इनकम होगी। समझ में आ रहा है? क्या होगी बेटा जी? डायरेक्ट इनकम होगी। विराट कोहली अगर अपनी कोई ट्रेनिंग अकेडमी खोलते हैं जहां पे वो बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं, तो उससे होने वाली इनकम भी कौन सी इनकम होगी मेरे दोस्त? डायरेक्ट इनकम होगी। समझ में आ रहा है सबको? अब भाई साहब इतना पैसा जमा कर लिया, इतना पैसा जमा कर लिया और इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए कि अब विराट कोहली जी को मिलती है ब्रांड एंडोर्समेंट फीस।
विराट कोहली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने का 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, देखना चाहोगे? गूगल जी से पूछ लेते हैं ना, विराट कोहली इंस्टाग्राम पोस्ट प्राइस। विराट कोहली demands a fees of 14 crores for each post on the platform. क्या? कितने हैं? कितने? 14 करोड़ रुपए, मां कसम। How much does Virat Kohli charges? Virat Kohli charges a whopping of 8.9 crore for each post on Instagram. मां कसम। क्या है ये? According to 2023 Instagram rich list by Hopper, Cristiano Ronaldo is the highest paid celebrity on Instagram, charging a whopping amount of 26 crore rupees per post. मैं कह रहा हूं फेक है, चल भाई फेक है, मान लिया। 14 करोड़ फेक है, 8.9 करोड़ फेक है, 1 करोड़ तो होगा, 1 करोड़ रुपए तो होगा। मतलब अगर आज विराट कोहली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट और स्टोरी डालने का 1 करोड़ रुपया चार्ज कर रहे हैं, कितना? 1 करोड़ रुपया, सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो ब्रांड एंडोर्समेंट फीस मिलती है, प्रमोशन का खर्चा, प्रमोशन की फीस मिलती है, प्रमोशन की इनकम होती है। विराट कोहली इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा, विराट कोहली इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर है। उनकी खुद की कुछ बिजनेस इनकम होती है ना। विराट कोहली के चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, क्लोथिंग ब्रांड है, उससे इनकम होती है। तो ये भी जो इनकम होती है, ये इनकम तो है, लेकिन ये कौन सी इनकम है? ये कौन सी इनकम है? ये इनडायरेक्ट इनकम है। अब इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। इनडायरेक्ट इनकम क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। जिस कमाई का, अब आप कहोगे सर ये सब क्रिकेट के चक्कर में, तो क्रिकेट से है क्या? चक्कर छोड़ दे, चक्कर तो तू भी बहुत सारी चीजों में चक्कर छोड़ दे भाई, वो लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, काय को किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का, चक्कर छोड़ दे। अगर कोई कमाई प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से है, विराट कोहली जी अगर किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उस पे उनको अगर डिविडेंड मिलता है, तो ये जो इनकम है, ये इनकम कौन सी इनकम है मेरे दोस्त? इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने की कोशिश कर, क्योंकि यही डेफिनेशन एक्सपेंसेस में भी काम आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। एनी इनकम विच इज रिलेटिंग टू प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। मैं कौन हूं? अंशुल अग्रवाल। अंशुल अग्रवाल कौन है? टीचर। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाई करवा के, पढ़ा के अगर मैं कोई भी इनकम जनरेट करता हूं, तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम। अगर मैं बाकी किसी चीज से इनकम जनरेट, अब देखो मैं टीचिंग करता हूं, टीचिंग करके अगर मैं इनकम जनरेट करता हूं, डायरेक्ट इनकम। एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब है रिलेटेड एक्टिविटीज। अगर मैं किताब लिखता हूं और मेरी किताबें अमेजोन पे बिकती है, फ्लिपकार्ट पे बिकती है, मीशो पे बिकती है, उससे जो इनकम जनरेट होती है डायरेक्ट इनकम है, बिकॉज इट इज रिलेटेड, पढ़ाई या पढ़ाई से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं कल चलकर कहूं कि मैं कॉन्सर्ट्स करता हूं, गाने गाता हूं, अलग अलग शहरों में लोग मुझे बुलाते हैं गाना गाने के लिए, कॉन्सर्ट्स करने के लिए, स्टेज शो करने के लिए, या मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए लोग मुझे बुलाते हैं और मैं उनसे पैसा चार्ज करता हूँ। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ऐसा है नहीं, पर सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में कोई पैसा थोड़ा लगता। ये जो अगर इनकम होगी, ये कौन सी इनकम होगी? इनडायरेक्ट इनकम। कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। मैं अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अगर मुझे पैसा मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। मैं अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदूं और वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चलाऊं, और रेंट की जो इनकम होती है, वो इनकम कौन सी होगी? इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो ये बेसिक चीज अपने दिमाग में बैठाना बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मीन्स समथिंग विच इज रिलेटिंग टू द बिजनेस, इनडायरेक्ट मीन्स समथिंग विच इज नॉट रिलेटिंग टू द बिजनेस। क्लियर हो गया? सर फिर लोग इनडायरेक्ट इनकम क्यों कमाते हैं? बेटा लोग इनकम इज समथिंग जो लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं।
कौन सा ऐसा इंसान है जो चाहेगा मेरी इनकम ना हो? कोई नहीं। कोई भी नहीं। हर एक इंसान चाहेगा मेरी इनकम हो। हर एक इंसान चाहेगा मैं अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाऊं। मतलब अगर विराट कोहली जी 1 करोड़ रुपए भी इंस्टाग्राम पोस्ट का चार्ज करते हैं तो वो क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया है। हाईली फॉलोड सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन ऑन इंस्टाग्राम, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। मतलब आप एक बार देखिए तो सही, अगर मैं एक क्लोथिंग ब्रांड हूं, मैं कपड़े बनाता हूँ, जूते बनाता हूँ, वॉचेस बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वॉचेस है, मेरी वॉचेस यूथ के सामने जाए, तो मुझे पता है विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिनको यूथ फॉलो करते हैं, लोग उन्हें सिंबलाइज करते हैं। लोग कहते हैं अच्छा मेरे को विराट कोहली जैसी घड़ी खरीदने का है, तो क्यों ना मैं अपना प्रोडक्ट विराट कोहली से प्रमोट करवाऊं। मैं उनको भले ही 1 करोड़ रुपया दे भी दूंगा, लेकिन अगर विराट कोहली मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो एक बार सोच के देखो मेरे प्रोडक्ट को क्या सही विजिबिलिटी मिली होगी, और वो भी सीधा टारगेट ऑडियंस की विजिबिलिटी मिली। तो एक बार सोच के देखो ना। तो कोई भी जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस डिफाइन करता है कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। ये क्लियर हो गया सबको? पक्का? तो हमारे बिजनेस के 4 क्वाड्रेंट्स। पहला क्वाड्रेंट है इनकम, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। दूसरा क्वाड्रेंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। मेरे दोस्त, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन बिना खर्चे के नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। एग्री करते हो आप? टीचिंग में आने से पहले जब मैं भी स्टूडेंट था आप लोगों की तरह, और अपने टीचर्स को देखता था, ये महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं हमारे टीचर्स, ये महंगे महंगे फोन है उनके पास, क्या लाइफस्टाइल है ना। क्लब्स में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, फॉरेन घूमने जा रहे हैं, प्लेनों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रिप्स कर रहे हैं, टूर्स कर रहे हैं। मेरे को लगता है भाई साहब जिंदगी में ना भाई, अगर सबसे आराम का काम कोई है तो वो है टीचिंग का। टीचिंग में कोई खर्चा नहीं, नो एक्सपेंसिव। बाकी धंधे में बहुत खर्चा होता है। आज भी हमारे घर पे कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो अपनी, कहते हैं ना, अज्ञानता का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं मैं आपको बताता हूं। अभी इस वक्त मैं अपने घर पे हूं, बैंगलोर में हूं, स्टूडियो में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझना। मेरे स्टूडियो का दरवाजा भी इधर है और बंद है। सपोज बाहर कोई मेहमान आया, अब बाहर जो भी मेहमान आएगा उसको मेरी आवाज तो जाएगी। अब मेहमान बाहर आएगा, आपकी क्लास खत्म होगी अभी 15 मिनट से, मैं बाहर जाऊंगा, सपोज मैं बाहर जाऊंगा, मैं और आ गया बेटा अंशुल। मैंने कहा और कैसे चल रहा है काम? हाँ बुआ जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, पैरी पोना बुआ जी। हाँ नहीं नहीं तेरा तो क्या है, तेरा तो काम सबसे अच्छा है। हमारे मोनू को देख, हमारा मोनू देख, दिन भर दुकान पे बैठता है, कैसा हो गया, काला काला महंगा कहीं का, मोटा कहीं का। देख अंशुल तू तो बहुत फिट लग रहा है। हाँ गोरा हो गया? नहीं नहीं तेरा काम क्या है? तेरे को तो बस जाकर सिर्फ बोलना पड़ता है। तेरा काम क्या है? हमारा मोनू देख दिन भर धूप में घूमता है, सुबह स्कूटर लेकर दुकान में जाता है, इतनी धूप है, कड़क की धूप में जाकर दुकान खोलता है, फिर सामान खरीदने भी मोनू जाता है, कस्टमर से पैसा लेने भी मोनू जाता है। हमारा मोनू तो बेचारे को टाइम ही नहीं, खाने पीने का पता ही नहीं, इसीलिए देख उसका पेट निकल गया है, इसीलिए देख वो काला हो गया। पर तेरा क्या है अंशुल, तेरे को तो एक बंद कमरे में बैठकर सामने एसी लगाकर बस इधर बच्चों के सामने कैमरे में बैठ के मुंह खोलना है। तेरा क्या है, तेरा तो सब अच्छा ही चल रहा है। नहीं हमारे मोनू के धंधे में देख, नहीं हमारे मोनू के धंधे में देख कितने पछड़े होते हैं। हमारा जो मोनू है इसके धंधे में कितनी बार इतना नुकसान होता है, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। पर तेरा क्या है अंशुल, तेरे को तो बस जाके मुंह हिलाना है, तेरे काम में तो सिर्फ और सिर्फ इनकम है, खर्चा तो लगता ही नहीं है। ऐसे टाइम पे माँ कसम मन करता है आईच्या गावात आता माझी सटकली। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस पॉइंट पे। कुछ प्रतिबंधों के चलते मैं अपनी जुबान से वो अल्फाजों को नहीं निकाल सकता जो उस वक्त मेरे मन में चल रहे होंगे, बट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरे मन में क्या अल्फाज चल रहे होंगे, है ना। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स।
लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। मारवाड़ी में, हमारे राजस्थानी लोगों में कहावत है, पराई थाली में घी हमेशा छोको लाग्यो करे। हिंदी में कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, या पराई थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है। इंग्लिश में कहावत है, ग्रास फ्रॉम फार ऑलवेज अपीयर्स टू बी ग्रीनर। मतलब दूर से सबको एक दूसरे की घास ज्यादा हरी नजर आती है। सबको अपना बच्चा स्ट्रगलिंग मोनू ही लगता है। मैं सच बता रहा हूं, जितने भी मेरे रिश्तेदार मेरे घर पे आते हैं ना, सब है तेरा क्या है, तेरे को तो बस जाके मुंह चला, आंटी मुंह में ठूस दूंगा आपके। इन लोगों को लगता है, इन रिश्तेदारों को लगता है कि टीचिंग में क्या है, तुम्हें वही के वही कंसेप्ट पढ़ाना है, एक बार तुमने पढ़ लिया बस जिंदगी भर पढ़ा दो। तुम्हारे इसमें क्या है, तेरा तो क्या है, तेरा तो बस अच्छा ही चलता है, एक पड़ेगी ना मुंह पे, क्यों अच्छा चलता है। हमारे काम में जो मेहनत है वो हर कोई समझ नहीं सकता है। मेरे दोस्त, मैं ये बहुत प्राउड से कहना चाहता हूं, लिटरली मैं कहना चाहता हूं, मैं ये बहुत प्राउड से कहना चाहता हूं कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो सीए फ्रेटर्निटी का ही नहीं, वो कॉमर्स फ्रेटर्निटी का सबसे इजी टू टेक और कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बंदा पढ़ाने की कोशिश करता है। मेरे सब्जेक्ट के अंदर कंपटीशन सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने इंडिया में अपना नाम बनाया है, इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने अपनी एक पहचान बनाई है, एक ऐसी पहचान बनाई है जहां बच्चा मुझे मेरे काम से जानता है, मेरे रिजल्ट से जानता है, मेरे नाम से जानता है, मेरी मेहनत से जानता है, मेरे नोट से जानता है, तो कुछ तो मैंने मेहनत की होगी ना भुआ जी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं सिर्फ मुंह नहीं चलाता हूं बुआ जी, बहुत मेहनत करता हूं। बुआ जी, ये जो नाम, शोहरत, इज्जत मैंने कमाई है ना, आपको उसकी पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं आपका मोनू नहीं हूं बुआ जी, मैं आपका मोनू नहीं हूं, मैं अपने मां बाप का मोनू। आप समझ रहे हो? मैं अपने मम्मी पापा का मोनू। मेरे दोस्त, जब तक आप किसी चीज में उतरते नहीं हो तब तक आपको उस चीज के सिर्फ पॉजिटिव साइड्स नजर आते हैं। आज हम सब लोग विराट कोहली जी को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि विराट कोहली जी 1 करोड़ रुपए एक इंस्टाग्राम पोस्ट का चार्ज करते हैं, बट हम में से कितने लोगों ने यह चीज कभी सोची है कि विराट कोहली कैसे बने? वो हमने सोचा है? कभी नहीं सोचा है। मतलब हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वो वाली बुआ जी बैठी है जो खुद को ही मोनू समझती है। ये हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस खर्चे के बिना मुमकिन नहीं है। टीचिंग प्रोफेशन में आने से पहले मुझे भी लगता था कि भाई साहब, टीचिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत आसान है। तेरे को क्या है, तेरे को तो जाके मुंह खोलना है बुआ जी। मुझे ऐसा लगता था, बट ऐसा है नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, every profession, every single profession has its own challenges. It comes with own challenges, complementary challenges. हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप इमेजिन कर लो, every single business you need to incur expenditure. समझ रहे हैं आप? खर्चा आपको करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर, खर्चा, जैसे इनकम होता है वैसे ही खर्चा होता है ना? तो जब मैं ये कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहा हूं कि एक स्टेशनरी शॉपकीपर जो है वो कैलकुलेटर बेचता है 50 रुपए में, जो कि वो खरीद के लाता है 30 रुपए में, तो मेरे दोस्त वो बेचेगा कब? वो बेचेगा कब? जब पहले वो कैलकुलेटर खरीदेगा, उसके बाद ही तो वो कैलकुलेटर बेचेगा ना। Until and unless he purchases a calculator, how will he sell that calculator? तो ये जो 30 रुपीज उसने पे किया है टू परचेज दैट कैलकुलेटर, ये उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। सर फिर एक बात बताओ,
ये डॉक्टर का जो एग्जांपल है 2 नंबर का, डॉक्टर चार्जेस 500 एज कंसल्टेशन फीस फ्रॉम हिज पेशेंट इन अ डे ही सीज अप्रोक्सीमेटली 20 पे। इसका क्या है, उसको तो जाके बस मुंह खोलना है। सर डॉक्टर का क्या खर्चा है? अबे डॉक्टर का क्या खर्चा नहीं होता है, धोंडू समझ तो सही। और हर खर्चा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, एवरी एक्सपेंडिचर इज नॉट एन एक्सप्लिसिट एक्सपेंडिचर। नया शब्द लेकर आऊं, एक्सप्लिसिट मतलब जो सामने दिखता है। अरे कहते हैं ना, इस दुनिया में लगी आग और उठता हुआ धुआं सबको दिखाई देता है, कमबख्त इस दिल में जो आग लगती है और इस दिल की आग से जो धुआं उठता है वो कभी किसी को नहीं दिखाई देता है, कभी किसी को नहीं दिखाई देता। अरे ऊपर के जख्म तो पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया उस पर मरहम लगाने आती है, पर दिल के अंदर के कमबख्त जो जख्म होते हैं सबको दिखाई नहीं देते। एक्सपेंडिचर का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो एक्चुअली खर्चे होते हैं, समटाइम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर। कभी आपने सोचा है, थिंक अबाउट इट, कि एक डॉक्टर आपको नॉर्मल आवर्स में देखता है तो सपोज 500 रुपीज फीस चार्ज करता है, आप उसको इमरजेंसी में बुलाते हैं, संडे के दिन बुलाते हैं, रात को बुलाते हैं, वो एडिशनल चार्ज करता है 1000 रुपए, 1500 रुपए। क्यों? गिव मी आंसर, क्यों? थिंक अबाउट इट एंड गिव मी आंसर। आई वॉन्ट टू नो कि आपकी सोच कहां तक जा सकती है। किस चीज का पैसा लेता है? 500 की जगह 1000 क्यों? अरे वही डॉक्टर वही देख रहा है, इमरजेंसी में देख रहा है तो 1000 रुपए, नहीं तो 500 रुपए, क्यों? गिव मी आंसर, बी पार्टिसिपेटिव, गिव मी आंसर। I'm waiting for your answers. क्योंकि सर वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो अपना समय दे रहा है। बिल्कुल 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 सही जवाब है। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लीसिट कॉस्ट। इम्प्लीसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट विच इज इंक्लूसिव, जो दिखाई दिल के अंदर के जख्म, इम्प्लीसिट कॉस्ट। नहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो कभी भी लगेगा, कभी भी लगेगा, बिकॉज वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया आप जिन्होंने भी किया, सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस इज एन इम्प्लीसिट कॉस्ट। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो डॉक्टर का खर्चा नहीं होता है? होता है सर, वो क्लिनिक बनाता है, क्लिनिक में पूरा इंटीरियर करवाता है, उस पर खर्चा नहीं होता है? होता है सर। क्लिनिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ का सैलरी, ये सब पे खर्चा नहीं होता? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अरे भाई साहब, वो डॉक्टर कैसे बना है वो तो देख, उसने कितने साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, तब जाकर वो डॉक्टर बना है। वो भी कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आइए यहां पर नंबर 1 डेफिनेशन आपने लिखा है, रेवेन्यू, इनकम, सेल्स, टर्नओवर, कलेक्शन। नंबर 2, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। ये भी 2 टाइप के होते हैं, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं। बस ये एक्सपेंसेस वाला पोर्शन कंप्लीट करके फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा, थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, क्लास चलेगा ना, थोड़ा एक्सटेंड करूंगा।
लिख लीजिए। मेरी बात सुन भाई अथर्व, देख, गूगल नाम की एक चीज होती है ना, सीरी नाम की भी चीज होती है, देखिएगा मैं बताता हूँ। हे सीरी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड मैंडेटरी? As an adjective, mandatory means required by law or mandate, compulsory. Do you want to hear the remaining one? नो सीरी, थैंक यू सो मच। थोड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज कर भाई, थोड़ा तो गूगल का यूज कर, क्या कर रहा है? और मेरे को बताने तो दो, मैंने थोड़ी बोला चलो बेटा क्लास खत्म, जाओ अपने घर पे सो जाओ, बाय बाय गुड नाइट, मैंने ऐसा बोला ही नहीं भाई, है ना। ठीक है, चलो समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो सब है, तुम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी प्रोडक्ट मैं बना के बेच रहा हूं या जो भी सर्विसेज मैं दे रहा हूं, उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटिंग जो भी खर्चा होता है जो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, कंपल्सरी कंपल्सरी, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाना मुमकिन ही नहीं है जब तक मैं वो खर्चा ना करूं, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे अगर मुझे पिज्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा का डो चाहिए, उस पर चीज़ चाहिए, सॉसेस चाहिए, टॉपिंग्स चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारी की सारी चीज़ें, इसको कहते हैं मैंडेटरी एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट विच हैज वन ऑन वन रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप। दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? Indirect expenses are support cost, support expenses which are not necessary for a product but which helps our business to grow. मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा है मेरे दोस्त कि अगर वो खर्चा नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। आपका प्रोडक्ट बनेगा भी, आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी, आप समझ रहे हो मेरी बात, आपका प्रोडक्ट बनेगा भी, आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी, लेकिन ये जो खर्चा होता है ये आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है, थोड़ा बेहतर सपोर्ट करता है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करूं तो क्या मेरा बिजनेस नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। रोड साइड में अगर आप टपरी पे चाय पीते हो, वो भी चाय बेचता है, एक 5 स्टार होटल में जाते हो, वो भी चाय बेचता है, लेकिन दोनों के चाय के प्राइस में अंतर होता है मेरे दोस्त। रोड साइड टपरी पे 10 रुपए में चाय मिल जाएगी, 5 स्टार में 750 रुपए में चाय मिलेगी। क्यों अंतर होता है? रोड साइड टपरी वाला कोई चोचलेबाजी नहीं करता है, वो चाय देता है, चाय देके आपको एक कांच की ग्लास में देगा, डिस्पोजल ग्लास में देगा, विषय खत्म। 5 स्टार होटल में आप जाओगे ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दुनिया भर का होता है, दुनिया भर का। द मोमेंट यू एंटर द रेस्टोरेंट, आपको एक बहुत बढ़िया ड्रेस में बड़ी मूंछों वाले वॉचमैन अंकल सलाम करेंगे, हो सकता है वॉचमैन की सैलरी आपसे ज्यादा हो, बोलना मत किसी को, बेइज्जती हो जाएगी। अंदर जाओगे एकदम ऐसा ग्रैंड, हाँ मां कसम,
एकदम एयर कंडीशन, इटालियन मार्बल, ये फर्नीचर, आणि ये सोफा, ये टेबल। माँ कसम वो जो आपको कप प्लेट में चाय देगा ना, चाय 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 चाय, वो कप प्लेट अपने आप में शायद 10,000 के कप प्लेट हो घर पे नहीं ला सकते, बट यूटिलिटी तो मिल रही है ना आपको, एक सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा। कसम मैं आज कहाँ पे आया, मैं आज यहाँ पर आया इटालियन कप प्लेट में। इटालियन, अबे रशियन कौन बोला बे? इटालियन कप प्लेट में चाय पियेंगे, हाँ उसका एक फीलिंग देखो। मतलब तुम लोग पैसा किस चीज का पे करते हो? सेटिस्फैक्शन का, यूटिलिटी, वैल्यू एडिशन का पैसा पे करते हो, समझ रहे हो मेरी बात? उस चीज का पैसा का। अलग डायरेक्शन में नहीं लेके जाने का लेक्चर को, गंदी बात, अलग डायरेक्शन में नहीं लेके, बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं बेटा मैं, मुर्गा बना दूंगा फटाफट, पक 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 पक, समझ लो। सो डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट के लिए एसेंशियल है, मैंडेटरी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जो मैंडेटरी नहीं है, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। समझ गए? क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? पक्का 100%। तो 2 क्वाड्रेंट्स अकाउंटिंग के हम लोग समझ चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आ रहा होगा। एंजॉय कीजिएगा क्लास इसी तरीके से। कल फिर से मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। जितने भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेडनेसडे तक यूट्यूब पे होगा, उसके बाद यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लगने वाली है। वेडनेसडे के बाद ये क्लासेस सिर्फ एकाग्रता के ऐप पे लगने वाली है। अगर आप ये क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको इसे परचेज करना होगा हमारी वेबसाइट पे ekagrata.co.in पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे एकाग्रता के ऐप पे देख रहे हैं, आपके पास टाइम है परसों तक का। परसों मैं आपको एक गूगल फॉर्म रोल आउट करवाऊंगा। आपके नोटिस बोर्ड टैब पे गूगल फॉर्म दिखेगा, जहां पे आपको अपने टीचर्स का चयन करना है, सिलेक्शन करना है कि आप अकाउंट्स किससे पढ़ना चाहते हैं, लॉ किससे पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद में चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद चेंज नहीं होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट, एंड फिर से मुलाकात होगी आपसे कल। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर।